गुड आफ्टरनून ऑल। आज प्रज्ञा मैडम ने केस डाली है। केस हमारे ग्रुप मेंबर की एक मम्मी, उनकी केस है। तो बहुत अच्छी केस है, तो उसका मैं ऑडियो लगाती हूँ, ऑडियो सुनिए। तो कहाँ है वो? चलो स्टार्ट। ये जो पेशेंट है ये 58 ईयर्स की लेडी है जो अपने ग्रुप मेंबर डॉक्टर श्रद्धा की मम्मी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप उनकी केस ले लो। मैंने बोला कॉल करो, तो बोला उनके पास फोन नहीं है और पापा की कॉल से बात करनी पड़ेगी, तो वो कंफर्टेबली बात नहीं करेगी, तो मैं ही कॉल करके आपको कॉन्फ्रेंस पे लेती हूँ। तो श्रद्धा ने कॉल लगाया और मैंने बोला कि बोलिए आंटी क्या प्रॉब्लम है आपको। तो बोले मुझे बहुत सीवियर एसिडिटी है, रोज 4 बज गए कि मुझे एसिडिटी चालू होती है और गोली लेनी ही पड़ती है रोज, उसके सिवा मैं खाना नहीं खा सकती। तो मैंने बोला कि कब से है? बोले 1 साल से है, मगर ये 6 महीने में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मैंने बोला कैसे रूटीन है आपका, क्या करते हो आप? तो बोले मैं ना 2-2:30 बजे तक तो कुछ खाती ही नहीं हूँ और मॉर्निंग में खाली पेट ही मैं चाय वगैरह कुछ लेके खेत में चली जाती हूँ और डायरेक्ट 2-2:30 बजे ही खाना खाती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि 2-2:30 बजे तक आप कुछ भी नहीं खाते हो, क्यों नहीं खाते हो? तो बोले भूख ही नहीं लगती मुझे, बिल्कुल इच्छा नहीं होती है खाने की और बस चाय लेके चाय के साथ कुछ खाया तो खाया, नहीं तो नहीं खाया। तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या लगता है क्यों होती है ये शिकायत आपको? तो वो बोले कि मेरी उम्र बढ़ गई है ना अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज के हिसाब से हो रहा है मुझे। फिर ये 6 महीने में मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। तो पेशेंट मेरे से बात कर रही थी, तो उनके हस्बैंड आया और बीच में से ही उन्होंने उनके हाथ से फोन ले लिया और बोलना स्टार्ट किया। क्या हो गया है ना मैडम, मैं 17 साल से ना उधर नेवी में था, तो मेरे साथ थे, तो उनको कुछ भी काड़ी क्या कामाची सवय नहोती, मतलब कोई भी काम की आदत नहीं थी उसको। अभी यहाँ पे आने के बाद मैं टीचर करके ज्वाइन हो गया और इनको खेत के काम करा के लेने पड़ते हैं। इनको डायरेक्ट तो कोई काम नहीं रहता है, बस वो मजदूर लोगों से समझो अभी कोई फसल आई है तो उसको काटना, जगह पे रखना, करके लेना पड़ता है। तो वहां पे क्या जाना ही पड़ता है ना, करना पड़ता है वो, नहीं तो बाकी कुछ काम नहीं रहता है उसको वैसे भी। और वहां घर में ना, घर में रहती है, जिस दिन छुट्टी रहती है खेत को, उस दिन बहुत चाय पीती है वो, 3-4 कप तो मॉर्निंग में हो ही जाता है। तो मैंने उनको पूछा थोड़ा, उनको बोला कि क्या रीजन हो सकता है, आपको क्या चीज है जो पचती नहीं है? हम बोलते हैं ना गैस्ट्राइटिस से, मतलब थोड़ा साइकोडायनामिक कनेक्शन लगा के मैंने उनको पूछा कि क्या आपको हजम नहीं हो रहा है, क्या जच नहीं रहा है आजू बाजू के एनवायरमेंट का? तो बोले कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, मुझे ऐसे कुछ कुछ नहीं है प्रॉब्लम। तो मैंने बोला कि फिर भी कैसे है, मैंने थोड़ा उनको समझाया कि होम्योपैथिक मेडिसिन अभी आपकी बेटी भी देती है, तो थोड़ा हमको ये साइकोलॉजिकल लगता है थोड़ा। तो हम बोले कुछ नहीं, मुझे है ना, मैंने उनके फादर को बोला कि उनके मदर को फोन दे, तभी उन्होंने दिया। फिर ये बात करने लगी मुझे कि ये ना मुझे थोड़ा वो मेरी, मैंने उनको पूछा कि बेटे की शादी को कितने साल हुए, तो बोले 3 साल हो गए। तो अभी टेंशन क्या है पूछने के बाद बोलते कि मुझे थोड़ा ना वो छोटी बच्ची है ना मेरी नातिन, मतलब लड़के की लड़की, उसकी थोड़ी टेंशन होती है, वो छोटी है, बहू को तो मैं नहीं लाती हूँ खेत में, फिर भी वो रोएगी क्या, उसको तकलीफ होगी क्या? तो मैंने पूछा उसकी मम्मी है ना उसको संभालने के लिए, आपको क्यों टेंशन है? नहीं वो संभालती है, फिर भी थोड़ा लगता है। तो और मैंने पूछा कि और क्या टेंशन है आपको? तो बोले थोड़ी मेरी दूसरी जो बेटी है जो गांव में ही है, शादी के बाद गांव में ही उसका ससुराल है, उसका थोड़ा टेंशन रहता है, उसको खेत में काम करना पड़ता है, तो मुझे उसका टेंशन आता है। तो मैंने बोला ठीक है ना, काम तो सबको करना पड़ता है, तो आपको क्या टेंशन आता है? तो श्रद्धा ने कट किया, बोली श्रद्धा मैम मुझे बोले कि मैं आपको बाद में बताती हूँ, उसका थोड़ा आईपीआर का प्रॉब्लम है, उसका टेंशन भी होता है मम्मी को। मैंने बोला ठीक है। मैंने एक सवाल उनको 2-3 बार पूछा
कि आपको क्या टेंशन है। मैंने साइकोडायनामिक भी उनको समझाया तो भी उन्होंने एक भी बात मुझे नहीं बताई। तो श्रद्धा ने ऑलरेडी मुझे बोला था कि उनके फादर थोड़े से गुस्सैल है और थोड़ा मतलब उनके हिसाब से करना पड़ता है। तो वो भी डायरेक्शन में श्रद्धा ने उनको बोला कि मम्मी आपको प्रॉब्लम है, वो पूछ रहे कि क्या चीज है जो बार बार याद आती है या गुस्सा दिलाती है। तो मैंने उनको पूछा आपको गुस्सा आता है क्या? तो बोला आता है कभी, पर ठीक है, मैं इतना नहीं करती, मतलब वो टाल दिया उन्होंने। तो उन्होंने बोलने के बाद बोले कुछ नहीं, बस इतना ही टेंशन है मुझे, बाकी तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, ऐसे बोला उन्होंने। अभी तक की हिस्ट्री में मुझे कोई मिला नहीं हिंट। तो मैंने फिर एक एक आईपीआर में पूछना चालू किया तो बेटे के साथ कैसा है? तो बोले बेटे को कैसे सिखाया पढ़ाया, पर उसको जॉब नहीं लगा पूना में, तो उसको एक बिजनेस चालू करके दिया, वो अपना अपना करता है। मैं मेरा बेटे के साथ अच्छा है, उसको मैं कभी बोली तो भी वो बैक आंसर नहीं करता है मुझे। फिर बहू का कैसा है बोले तो बोले मुझे थोड़ा टाइम पे काम लगता है और साफ सुथरा अच्छा रहना चाहिए। मेरे को जब तक वो काम नहीं होता तब तक अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी नहीं करती हो तो मुझे थोड़ा गुस्सा आता है। फिर मैंने पूछा क्या करते हो? तो बोले कुछ करती नहीं हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, सीधा मैं करने लग जाती हूँ, मैं उसको कुछ नहीं बोलती हूँ। तो मैंने उनको पूछा कि आपके हस्बैंड के साथ आपका कैसा है? तो बोले वो थोड़े गुस्से वाले हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि उनको गुस्सा ना आए, इसलिए मैं तुरंत उनका एक तो कहना मान जाती हूँ या फिर शांत रहती हूँ। तो और क्या, मैंने पूछा कि आपका आपका खुद का स्वभाव कैसे हो? बोलो तो बोले गुस्सा तो मुझे आता है, पर क्या है आजकल की लड़कियों को बुला हुआ तो नहीं चलता है, इसलिए मैं बहू को नहीं बोलती हूँ। और मेरे को बैक आंसर वगैरह की हुआ नहीं चलता, इसलिए मैं बेटे को भी नहीं कुछ बोलती हूँ, और हस्बैंड के आगे तो मेरा कुछ चलता ही नहीं है। फिर मैंने बाहर का आईपीआर का पूछा कि बाहर के लोगों के साथ कैसा है? तो बोले मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ किसी से, क्या है घर का घर में ही रहे वो अच्छा है, तो मैं ज्यादा शेयर भी नहीं करती किसी से। मुझे बहुत ही ज्यादा कुछ लगा तो मैं अकेले जाके घर में रोती हूँ, किसी को समझ में नहीं आने देती। बस इसके बाद मैंने CTQ पूछे थे और एक दो बातें श्रद्धा से पूछी थी और मेडिसिन दिया था। मेडिसिन देने के बाद टोटल अभी 8-9 महीने हो गए, उनको एसिडिटी होती ही नहीं, एक भी एंटासिड उनको नहीं लेना पड़ा है। बस इस चलो इतने ही केस। तो क्लियर कट बोला था रे तूने, मैंने सिटी क्यों पूछे थे, किसी ने क्यों नहीं पूछे फिर ग्रुप में? अच्छा मैं वही बोल रही हूँ कि CTQ पे ही मेरा ये था प्रिस्क्रिप्शन। हाँ, केस टेकिंग बहुत बढ़िया हुई फिर। देखो थोड़ा सा डायरेक्ट पेशेंट का टोन सुनना है क्या आप लोगों को? यस मैम, थोड़ा सुनाइए ना। सुनना है, एक मिनट। काय होतं मला सांगा बरं. अहो मला पित्त होतं असं, म्हणजे काही खाल्लं, मला पहिली सवय लागली ना 2-2:30 वाजेपर्यंत थांबायची, काही खात नाही. हा बोला ना. 2-2:30 पर्यंत काहीच खात नाही. नाही पहिले खायची ना. हा मग त्याच्यानंतर ते पित्त होतं, 4 वाजले का मला काही पण खा, पित्तच होतं. 2-2:30 वाजेपर्यंत थांबायची सवय लागली म्हणजे मला नाही कळलं, म्हणजे आधी खात नव्हता का? हा मला भूकच नव्हतं लागत. हा का बरं? मी चहा घ्यायची आणि यायची. म्हणजे तुम्ही शेतात काही न खाता पिता जाता आणि काम करता? हा 2 वाजेपर्यंत. हा 2-2:30 वाजेपर्यंत पोटात काहीच नसतं. हा अरे बापरे, कसं काय बरं भूक लागत नाही मग? काय माहिती बाई, सवय लागली ना. हा मग जास्त चहा पिता का? आणि तेव्हा मोठा त्रास होतो, पण आता आता हल्ली एवढे 5-6 महिन्यापासून त्रास होतो, कारण आता वय होत चाललंय. मग ते 5-6 महिन्यापासून मला पित्ताचा जास्त त्रास व्हायला लागला. तुम्हाला असं वाटतं का वय वाढल्यामुळे होत असं वाटतं का त्रास? हा असं मला वाटतं. किती वय आहे?
किती वय आहे तुमचं? 58. आणि 58 काय वय वाढलं म्हणायचं का मग? पण आता वयामानानुसार वाटतेच की हो. काय झालंय मॅडम? हा हॅलो. हा बोला ना बोला काका. काय नाही, आम्ही आहे ना इकडे होतो 17 वर्ष. तिकडे काय गाडीचं काम नव्हतं तरी, आणि इथं आलो सेपरेट झालो. मी इथं आलो मग शिक्षक झालो. कधी कुठे होतं नेव्ही मध्ये? मी इकडे होतो त्यावेळी काय नाही, मग इकडे तिकडे फिरायचं की तिथं काय नव्हतं त्रास. आणि ते येत त्यानंतर इकडे आल्यानंतर मग मी जॉईन केली सर्व्हिस. मग सगळं लेबर सांभाळायचं तिच्याकडे झालं. शेती आहे 10-12 एकर. आणि आमच्या पावसाळी याच्यावर बागायत क्षेत्र आहे. वाटेकरी आमच्याकडे ते श्राद्धासारखे वाटेकरी नसतात, परमनंट वाटेकरी नसतात. मग टेम्पररी लेबर बोलवायचे, त्यांच्याबरोबर काम करायचं दिवसभर, म्हणजे लक्ष द्यायचं, त्यांच्याकडून करून घ्यायचं. असं रुटीन राहायचं. आणि काम काय परमनंट नसतं, दररोज नसतं. जेव्हा काम असतं लेबर बोलायचे, करून घ्यायचं, पण लक्ष द्यावं लागतं त्यांना, हे कर ते कर. देखा अभी क्या है, इतना ही सुनो, यहाँ से ही समझना चाहिए रेमेडी। मैंने भी आज सुना। चलो, टोन समझा पेशेंट का, आईपीआर का? बोलो। प्रूफ क्या है मैम? हाँ बस हो गया ना, अभी क्या सुनना है? बाकी का सब वीसी में डाला है ना प्रज्ञा ने। मैंने सिर्फ वो टोन बताने के लिए और आईपीआर का टोन बताने के लिए वो मीन्स रिकॉर्डिंग मीन्स वो डायरेक्ट कॉल लगाया था कि ये देखो, नहीं तो फिर डीडी रेमेडीज भी समझ में नहीं आएगी ना। बोलो अभी लोगों, फास्ट फास्ट बोलो। 2:15 बजे केस करनी, मुझे 2:30 बजे करनी है। ऑनलाइन की सारी केसेस है, 2:45 बजे करनी है। फटाफट बोलो, नहीं तो फिर डायरेक्ट प्रज्ञा बोलेगी। चलो डोमिनेशन प्रज्ञा। तो लग रहा है ना मैम? हाँ हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून प्रज्ञा, स्टेज इज योर्स। हाँ आईपीआर का इसका टोन सुन के ना फुल डोमिनेशन में लग रही है लेडी। आईपीआर तो उसको कुछ बोलने ही नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से वो अपना एंगर सप्रेस कर रही है पूरा उसका, और कुछ बता भी नहीं रही है। तो फिर जैसे वो बता रही है तो आईपीआर ने उसके हाथ से फोन खींच लिया और अपना ही बोलने शुरू कर दिया कि वहां पे कुछ काम नहीं था उसको, यहाँ से आने के बाद उसको थोड़ा सा काम है वगैरह। तो फिर इसके वैसे तो लग रहा है डोमिनेशन बहुत ज्यादा है और एंगर बहुत सप्रेस करती है, ये कुछ बोल नहीं सकती है। तो फिर इग्निशिया डीडी कारसी फील हो रहा है मुझे। देखो मैम, ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है आपका पेशेंट का, पर आपको मेडिसिन देना है तो एक ही मेडिसिन बोलना पड़ेगा ना। कैसे करोगे फिर वो सीटीक्यू? ये देखो, ये 4 रेमेडीज है ना, ये केस में बहुत क्लोज है। इग्निशिया, नाइट्रोम्यूर, स्टैफी और कार्सी, जो अपने केस टेकिंग करते वक्त भी मेरे दिमाग में दौड़ रही थी, पर मैं बहुत कम समय में 2 रेमेडीज पे आ गई और लास्ट में मैंने सीटीक्यू करके 1 रेमेडी दी है। तो आप बोलो कैसे करोगे? सिर्फ आज मुझे यही बताना है कि सीटीक्यू से ही अपने को कैसे डिफरेंशिएट करना है। केस बहुत इजी है, सबने एनालिसिस भी बहुत अच्छे डाले हैं और कुछ भी टाइम नहीं लगा, अच्छा क्रैक किया है सबने, पर 1 रेमेडी बोलनी है बस। पूछो ना मैम, आपने बहुत अच्छा बोला, सीटीक्यू पूछो। मेरे हिसाब से अगर कारसी होती तो यील्ड करती हो, हाँ और ना अगर ये टैफिसर्जी होती तो वो एम्बिशियस रहती और कुछ ना कुछ वो खुद का भी करने के लिए देखती। इग्निशिया नाइट्रोमोर भी फील हो रहा है मैडम कि डिग्निफाइड है, रिजर्व है, अपना कुछ भी बता नहीं रही है वो कि हाँ हस्बैंड इतना डोमिनेटिंग है तो भी नहीं बता रही। वो मैम ने कुछ बताया आईपीआर के बारे में तो पता चला, तो पेशेंट कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो फिर बाकी वो नहीं सुनो ना, मैम ने कब बताया? जब प्रज्ञा ने पूछा। तो हम लोग क्या पूछेंगे आईपीआर से? ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। देखो हम लोगों का कैसे होता है, हम लोग केस टेकिंग बहुत अच्छे से करते,
लेकिन हमारे दिमाग में एक रेमेडी ने 2-4 रेमेडी चलती, तो फिर एक रेमेडी पे फिक्स आने के लिए हमें क्या करना है ना, ये आज सीखना है। समझ आ रहा है? अगर इग्निशिया देना है तो क्या पूछना है, स्टैफी देनी है तो क्या पूछना है, नेट्रमूड के लिए क्या पूछना है। एक एक क्वेश्चन करो ना कि जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर सको। मराठी में बोलते हैं ना हम लोग, एक घाव दोन टुकड़े, तो वैसे करना है हमें। तो आपको अगर इग्निशिया देना है तो आप क्या पूछोगे, कार्सी देना है तो क्या पूछोगे, ये पूछ रहे प्रज्ञा। डायरेक्ट पूछो, जैसे कि प्रज्ञा ही पेशेंट की मम्मी है, ऐसे पूछो। पूछना है किसी को, सिटी को पूछो। अंडरस्टैंडिंग तो सबने बहुत बढ़िया किया है पेशेंट को, बहुत बढ़िया, यस। हाँ। और किसी को बोलना है? हेलो, हाँ बोलिए ना। मुझे मतलब कि इग्नेशिया, नेट्रम्यूर, कार्सी, स्टेफ इसी में सारे घूम रहे हैं ना। मतलब कि नेट्रम्यूर होती तो मतलब कि वो इस ऐसे उसको थोड़ा सा तो हेट्रेड होता ना, उनको नहीं बुलाती, जितना उसको काम है उतनी ही बात करती वो, मेरे को लगता है हाँ। नेट्रम्यूर का। और इग्नेशिया का वो मतलब कि अपना ड्यूटी समझ के अपना उसका डोमिनेशन भी कितना है ना, वो सही जा रही है। कार्सी होती तो वो करती, प्लीज करती कार्सी होती तो। और स्टेफ होती तो कोई ना कोई अपना गुस्सा सप्रेशन तो जरूर करती, बट कहीं ना कहीं जरूर दिखाती अपना गुस्सा। तो हाँ, मुझे तो ये इग्नेशिया ही लगी मुझे तो इग्नेशिया कैसे कंफर्म करोगे? क्योंकि हम लोग सोचते हैं ना इग्नेशिया भी बाद में जाके वो वैसे हो जाती है, कपड़े फाड़ती है, डिस्ट्रक्टिवनेस में चली जाती है, डिस्कंसर्टेटिव होती है। हो सकता है अभी इसकी स्टेज ना आई हो। हाँ, फिर इस स्टेज में इग्निशिया कैसे कंफर्म करोगे आप? पेशेंट से क्या पूछोगे, क्या दे दोगे ऐसे? मैम क्वेश्चन एक ये भी पुटअप कर सकते हैं कि आप बोलते क्यों नहीं हो, मतलब क्या हाँ, आप मतलब हाँ, ये अपन पूछेंगे कि भैया आप क्यों आंसर नहीं करते हो, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है तो। परफेक्ट। हाँ, ये क्यों होता है इससे? हाँ, ये क्वेश्चन करना चाहिए पेशेंट को। बोलो फिर, अगर क्यों नहीं सपोज कर लो, हाँ, अगर हम पूछते हैं उसको आप क्यों नहीं बोलते, तो वो बोलेगी मुझे मतलब कि मेरे पेरेंट्स ने, या मैं देखती हूँ मुझे संस्कार ही नहीं ऐसे दिए, बड़ों के आगे बोलना नहीं है। हाँ, ये हो गया इग्नेशिया, बराबर है। हाँ जी। हाँ, अगर वो एनएम होती तो क्या क्या जवाब देती? कार्सी होती तो क्या जवाब देती? मतलब हमको ऐसे सोचना पड़ता है ना। हाँ जी, हाँ जी। कार्सी तो वो मतलब कि उसको अपने जो है उनको अपने मतलब प्लीज आउट करती, अपना माहौल अच्छा बनाती, एम्बिशियस होती। ये तो एम्बिशन भी कहीं नहीं लगा इसका, कहीं भी मतलब वहां से आए तो यहाँ पे मतलब कि हस्बैंड बोल रहा है तो बोलने दिया इसने, कुछ भी अभी उसको मैंने एक बार अपोज नहीं उनको किया। पूछा भी तो मैंने बोला ना उनको कि आप बहू को बोलते क्यों नहीं है, जबकि वो काम नहीं करती, आपको खेत से आने के बाद घर का काम करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि आजकल की लड़कियां हैं, उनको बोला हुआ नहीं चलता है। मतलब उन्होंने बोल के देखा है, एक्सपीरियंस किया है, उसका क्या आता है आंसर, बहू ने बैक आंसर किया होगा। ये हम इमेजिन कर सकते हैं ना अंदर कि आजकल की लड़कियों को चलती हैं, इसके पीछे कितने सारे रीजन हो सकते हैं ना। दूसरों का भी देखा होगा, कहीं कुछ सास ने बोल दिया, बहू ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, कितने सारे रीजन हो सकते हैं ना, वो नहीं बोलते उसको। तो ये आंसर था उनका कि आजकल की लड़कियों को बोला हुआ नहीं चलता। अभी आगे कैसे? नेट्रम्यूर को ऐसे भी होगा ना, भी जैसे डिग्निफाइड ज्यादा होती है कि आगे मेरी बेइज्जती ना कर दे, वो इससे डरते ये बोलती नहीं है। हाँ, ये भी रीजन हो सकता है। तो उसके बहुत सारे रीजन है हारमनी ना कि उसको वो है भी, हारमनी बनी रहे घर पे। हारमोनी तो है, हारमोनी तो बनी रही, ये है, पर वो रिएक्शन क्या देती है वो पूछना जरूरी है ना। हाँ जी, ठीक है, और कोई बोलना चाहता है? मैं बाद में बोलती हूँ मैम, बराबर है आपके 1-2 पॉइंट्स बराबर है इसमें। बाकी बोलो, चलो फटाफट। मनीषा मैम बोल सकते कि उन्होंने बहुत अच्छा डाला है। ओके, दूसरा कोई बोल रहा था, बोलिए बोलिए।
बोलिए, कोई बोल रहा था ना? मनीषा मैम आप बोलिए। नहीं, वो उनके पास पेशेंट है सर, बोलिए आप। ओके, अच्छा। तो मैम जैसे पेशेंट ने क्या आंसर किया कि आजकल के लड़कियों को बोला हाँ हुआ नहीं चल। तो है ना? और सेकंड क्वेश्चन क्या आना तो चाहिए सर तुरंत अपना? ठीक है, वो बहू का बोल दिया उन्होंने, और क्या क्वेश्चन आना चाहिए? जी तो अपन मैम उससे ये डिटेल में पूछ सकते हैं ना, मतलब बोला हुआ नहीं चलता, ये थोड़ा सा वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है पहले तो अपने को ये सोचना पड़ेगा कि भाई क्या बोला हुआ नहीं चलता है। जैसे मान लो किसी ने रूडली बात कर ली, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना ये। हम्म। हाँ, तो और भी जगह पे पूछना पड़ेगा ना उनको, और जगह पे उनका कैसा है। अभी मैंने बोलूं कि अश्विनी और किसी को बोलना है? हाँ हाँ, बोल सकते हाँ हैं। हाँ, तो मैंने उनको ये पूछा कि ठीक है ना, बहू को बोला हुआ नहीं चलता, मतलब मैंने वो इमेजिन कर लिया मैंने उसको, क्योंकि जिस तरह से वो आंसर कर रहे थे ना, कोई भी चीज को ना वो डेड एंड में आंसर कर रहे थे, मतलब उसको उनको ज्यादा नहीं खुद काम कर सकते थे, उनके पास कोई भी चीज उनको नहीं बतानी थी। तो मैंने ज्यादा खींचा नहीं, क्योंकि वो अपनी फ्रेंड है, उनकी मम्मी है, मतलब हमको वो भी तो ध्यान में रखना पड़ता है ना, उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, बराबर है ना? तो मतलब मैं सोचती हूँ कि ऐसे आईपीआर में लेना है तो मैंने उनको पूछा कि और हस्बैंड के साथ क्यों नहीं बोलते? ये तो अपने को क्लियर कट दिख रहा था ना, डोमिनेशन है, बराबर है ना? ये क्वेश्चन पूछना चाहिए ना। जी मैम। हाँ, हर आईपीआर में उनका रिएक्शन मैंने पूछा कि हस्बैंड के साथ क्यों नहीं बोलते, तो वहां पे मुझे वो उन्होंने बोला कि मेरी हिम्मत नहीं होती, बराबर है? यस यस। हाँ तो अभी यहाँ से एक चीज तो समझ में आई कि ये कावड़ाइज है, फिर हाँ वहां से और हाँ, बहू तो के ये सामने क्वेश्चन इसलिए नहीं बोल पूछने रही के है। बाद विदाउट ओपिनियन वाला वो जो है ना, विदाउट करेज टू हाँ, एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। और बहू के सामने इसलिए नहीं बोल रही है क्योंकि बहू कुछ ऐसे उल्टे शब्द ना बोल दे जिससे इसको इसकी इंसल्ट हो जाए, ये अंदर इंसल्ट फील करे। तो यहाँ पर मैम नेट्रम म्यू और स्टेफिस एग्रिया ये बहुत नजदीक आ गई। हाँ, तो और अगर अपन दोनों वाला रूब्रिक लेते हैं, हाँ, तो अभी करो ना बताइए। नाइट्रम्यूर को और कैसे डिफरेंशिएट करें, बराबर है? अभी ये चारों रूब्रिक जो हम सोच रहे, सबने डाले भी है बहुत अच्छे से इवेल्युएट करके, जो केस में बहुत प्रोमिनेंट है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन लॉन्ग टाइम, ये तो सब एग्री करते हैं। किसी को बोलना है क्या और कि मैं प्रोसीड करूं? प्रोसीड कर। हाँ, तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन पक्का है ये केस में, क्योंकि वो श्रद्धा ने भी मुझे पहले बोला हुआ था। मैंने पूछा उनको कि क्या है, थोड़ा बता दो बैकग्राउंड, तो वो बोला हुआ था, और वो दिखा भी केस वक्त लेते वक्त कि उन्होंने डायरेक्टली मोबाइल हाथ से छीना और डायरेक्टली बोलना शुरू किया, और मुझे बोलना पड़ा उनको कि उनको फोन दो। और सेकेंडली एलिमेंट्स फ्रॉम ये सप्रेस्ड एंगर, क्योंकि वो उन्होंने खुद बहुत बोला है कि मैं मेरा गुस्सा कभी भी जाहिर नहीं करती हूँ, पर गुस्सा तो आता होगा ना। आप इमेजिन करो ना, इतने सालों से डोमिनेशन है, हस्बैंड ऐसे है कि उनके सामने वो बोल नहीं सकते कुछ, बहू भी वो सोचो ना, खेत में काम करती है 2-2 बजे तक बिना खाए पिए, आके वापस घर का काम करना है, तो किसको गुस्सा नहीं आएगा? ये नेचुरल है ना। फिर भी वो बोलती नहीं है बहू को। वो क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि बहू ने अगर उनको कुछ बोला और झगड़ा हो गया, तो आजू बाजू वाले लोगों को समझेगा ना, घर की बात घर में ही रही वो अच्छी है, मतलब कहीं ना कहीं उनको अपने घर की बातें बाहर जाके अपना सोशल पोजीशन खराब हो जाएगा या फेम खराब हो जाएगा। उन्होंने अच्छा पोजीशन हासिल किया है सोसाइटी में कहीं ना कहीं, इसलिए उनको वो फेम लिया मैंने, वो कि उनको वो बाहर जाके उनका खराब नहीं होना चाहिए नाम, इसलिए नहीं बोलती, क्योंकि झगड़ा होता है तो आवाज बाहर जाती है ना, तो इसलिए वो बोलती नहीं है। तो एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन एंड एंगर सप्रेस और फियर सोशल पोजीशन अबाउट ये थर्ड रूब्रिक था। और फोर्थ था सेंसिटिव टू मॉरल इंप्रेशंस, ये भी है कि हस्बैंड को वापस आंसर नहीं करना है। ये मॉरल्स तो उनमें दिख ही रहे थे ना,
तो ये चारों रूब्रिक बहुत कंफर्म थे केस में, और चारों को कवर करने वाली 2 ही रेमेडी थी, इग्निशिया और स्टैफ, जिसमें से इग्निशिया मैंने ऐसे रूल आउट की। इग्निशिया को है ना, मॉरल्स कभी भी हम पूछते हैं ना कि आप क्यों नहीं बोलते, तो वो राइट और रॉन्ग का कॉन्फ्लिक्ट रहता है। यहाँ पे मैं ना वृशाली मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी मेरे दिल से। मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ, उनकी वजह से ही मटेरिया मेडिका और ये रेमेडीज का डिग्री हम सीख पाए हैं। दूसरी अश्विनी है और महाडिक सर है, तीनों हमको बताते रहते हैं हमेशा, इसलिए यहाँ तक मैं पहुंच पाई। तो ये जो मॉरल्स की वजह से उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, राइट और रॉन्ग, कि ये राइट है, मैं बोल रही हूँ राइट है या रॉन्ग है, ऐसे बोलती ना इग्निशिया। ये क्या बोल रही है कि आजकल की बहुओं को बोला हुआ नहीं चलता, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है कि ऐसे होती है बातें, बहू ये गलत कदम उठाती है, घर छोड़ के जाती है, सुसाइडल अटेम्प्ट करती है, बाहर चर्चा होती है सब बातों की, गांव में कैसे एक साथ बैठते हैं गप्पे मारते हैं, तो तेरे घर का मेरे घर का, ऐसे ये सब नहीं चाहिए उनको, इसलिए वो शांत बैठी है। और दूसरा और एक चीज है, मैंने और श्रद्धा से मैंने क्या इन्फॉर्मेशन ली थी, श्रद्धा को मैंने पूछा कि ठीक है उनको एंगर तो आता है ये पता है, पर वो जाहिर नहीं करती, तो करते क्या है। तो श्रद्धा ने मुझे ये पूछना चाहिए ना, एंगर आता है ठीक है, एक्सप्रेस नहीं करते, पर करते क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो है ना ऐसे बर्तनों की फटाफट आवाज निकालती, आदड़ापट मराठी में बोलते हैं, मतलब कोई अगर बर्तन रखना है तो जोर से आवाज करके रखना उसको ऐसे, और बड़बड़ करती है, अपने अपने में बड़बड़ करती है। बहू को समझना चाहिए, सिर्फ उसको नहीं बोलती डायरेक्टली, पर उसको समझना चाहिए कि मैं नाराज हूँ, बराबर है, मतलब चुप नहीं बैठती ना कहीं तो एंगर निकालती है। तो स्टैफी का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक अश्विनी ने हम एक केस में दिखाया था कि स्टैफी है ना कहीं गुस्सा निकालता है, सप्रेस भी करता है ना, तो चुप नहीं बैठता, कहीं ना कहीं वो अपना एंगर दिखाता है। तो यहाँ पे मेरी कंफर्म हो गई। तो स्टैफी सबसे मेन है। और एक तो मुझे ये उनके साथ बात करते हुए ये पॉइंट क्लियर हुआ कि वो माइल्ड इल्डिंग है और अफेक्शनेट है। जैसे अभी नाती उसकी मम्मी है ना, वो बेटी की छोटी 3-4 साल की बेटी है, उसको संभालने के लिए उसकी मम्मी है ना, इनको क्या जरूरत है परेशान होने की। लेकिन यह क्या बोले कि मुझे उसकी चिंता लगी रहती है, मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो बहू है वो इतना इनके जैसे काम नहीं करती है जैसे एक्सपेक्टेड है इनको, प्रॉम्प्ट स्टडीज। अपनी बेटी को संभालने में भी वो कहीं ना कहीं कम पड़ती होगी, इसीलिए इनको टेंशन है ना। और ये खुद अफेक्शनेट भी है, प्यार करती है सबसे। तो इसलिए मैंने माइल्ड यील्डिंग अफेक्शनेट तो है अपनी रेमेडी, अपने को वही ग्रुप में जाना है, ये एक अपना है। और दूसरा उन्होंने क्या बोला, हस्बैंड उनके पप्पा ने श्रद्धा के, कि एक काडीच्या कामाची सवय नव्हती, मतलब वो उनके काम को वैल्यू ही नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं वो बोले ना, कुछ काम नहीं रहता है, काम करा के लेना पड़ता है सर्वेंट से, मतलब तू जो काम कर रही है ना उसको कोई वैल्यू नहीं है ऐसे। तो भी ये हील कर रही है, डोमिनेशन कितना ले रहे हैं देखो ये। लेकिन डोमिनेशन लेने वाले अपने पास ये 4 बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन उसके पीछे का व्हाई अपने को देख के रेमेडी डिसाइड करनी है। व्हाई पे किसी ने बोला नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेड था कि व्हाई पे जाएंगे तो आ जाते थे कोई भी एक रेमेडी, बहुत सारे आए हैं लोग, तो रेमेडी स्टफी सैग्रिया है। और मैंने क्या देखा था, हाँ 2-3 अभी सर भी बोले कि स्टैफी सैग्रिया हमको अगर देनी है तो एम्बिशन दिखना चाहिए। तो ये पॉइंट पे ही मैं भी सोच रही थी कि स्टैफी दूं कि कार्सी। मैं कार्सी और स्टैफी में ही कंफ्यूज थी, लेकिन स्टैफी में एम्बिशन नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये लेडी पहले से ही हाउसवाइफ है, हस्बैंड के साथ नेवी में हस्बैंड थे तो उनके साथ जाती थी, अभी खेती का काम देख रही है। लेकिन वो उनका काम कैसे कर रही है वो भी सोचो ना, घर का काम करके 10 बजे खेत में जाके खेत का काम 2 बजे तक बिना खाए पिए करके वापस घर पे आके घर का काम कर रही है। हाउसवाइफ का एम्बिशन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? एम्बिशन को अगर हमें समझना है, मैं अकेली बड़बड़ कर रही हूँ क्या? तो इसमें यही है भी, मतलब अपना हाउस उसको अच्छे से मेंटेन करना है।
यही है हाँ उसका उसके एम्बिशन जो हाउसवाइफ का। डेली कोर्स है उसको अच्छे से खत्म करे, बस यही एम्बिशन रहेगा ना उस वाइफ का। तो ये घर का काम करके खेती में भी वो बराबर से अपना टाइम पे जाके काम कंप्लीट करके आती थी, और घर में भी वो वापस ऐसे नहीं कि मैंने इतना काम किया तो मैं घर में नहीं देखूंगी। तो एक टाइप का ये एम्बिशन ही ले सकते हैं ना हम, ऐसे नहीं बोल सकते कि एम्बिशन नहीं है इनको। बाहर जाके काम करना ही एम्बिशन है ऐसे नहीं ना, अपना काम बराबर से टाइम टू टाइम क्लीन नीट करना भी एक एम्बिशन है उनका। तो ये मैंने एम्बिशन ऐसे समझा, मतलब ये केस में ऐसे समझा कि ये उनका एम्बिशन ही है। तो ये सब मेरा अंडरस्टैंडिंग था। और ये डिग्निफाइड है उनको। लड़का ठीक है, पढ़ाया लिखा है, उसको जॉब अच्छे से नहीं मिला तो उनको कोई ये करके दिया है बिजनेस, लेकिन वो लड़के को भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि लड़का क्या करता होगा, उनको बैक आंसर देता होगा। ये हमको इमेजिन करना है घर का सिचुएशन, हर घर में अपने आजू बाजू में यही सिचुएशन रहता है ना। तो डिग्निफाइड भी है वो, लेकिन वो अपनी डिग्निटी नैट्रम की तरह नहीं संभाल रही है जैसे अभी नैट्रम होती है जगह पे। और अगर बेटा या बहू ने उनको बैक आंसर किया होता तो वो जिंदगी भर उनका हेट्रेड में रहती, या जिंदगी भर वो माफ नहीं करती उनको, वो कहीं ना कहीं लेके बैठती अंदर ग्रज कि नहीं मुझे इन्होंने इंसल्ट किया है। और वो डोमिनेशन लॉन्ग टाइम में नैट्रम्यूर है ही नहीं। नैट्रम्यूर ऐसा लेगी क्या डोमिनेशन हस्बैंड का सबसे मेन इतने लॉन्ग टाइम के लिए? कोई बता सकता है? देखा है कभी ऐसे नहीं, और वो तो नहीं लेती अपना। हाँ, एलिमेंट्स फॉर्म डोमिनेशन लॉन्ग टाइम में नैट्रम है ही नहीं है। एंगर सप्रेस्ड में भी नैट्रम नहीं है, बट वो क्या करेगी, डिग्निफाइड है तो बहू के हाथ से लेके काम करेगी नैट्रम? करेगी क्या? और ये केस में मॉरल्स है, मॉरल्स में भी नैट्रम्यूर नहीं है, और सोशल पोजीशन में भी नैट्रम्यूर नहीं है। ये केस में नैट्रम्यूर रूब्रिक वाइज भी नहीं आई, और मेरे दिमाग में तो नहीं आई, क्योंकि डिग्निटी उनकी है, लेकिन वो डिग्निटी कैसी है जो एक कोई बोल रहा है हेलो। और अगर हस्बैंड इतना इंसल्ट कर रहे, आप बीच में काट रहे, तो नैट्रम्यूर चुप बैठती क्या? इतना इल नहीं करेगी नैट्रम्यूर, कहीं ना कहीं वो तो दिखाएगी ना अपना डिग्निटी। इसीलिए मुझे ये केस में नैट्रम्यूर नहीं लगा। और इग्नेशिया को डिफरेंशिएट करने की बात तो वो ये मैंने बोला ना कि राइट रॉन्ग सोच के चुप बैठेगी। राइट है या रॉन्ग है मैं बोल रही हूँ, वो नहीं बोलती कि मैं बोल रही हूँ राइट है या रॉन्ग, मैं बोल रही हूँ तो मेरी बहू को सहन नहीं होता या आज कड़की। ये लेडी बहुत आगे की सोच रखने वाली है कि मैं बोलूंगी तो उसके परिणाम क्या होंगे। और सेकेंडली एंगर एक्सप्रेस करने का जो तरीका है इग्निशिया का, वो कैसा है, क्या करती है एंगर होने के बाद इग्निशिया? कोई बता सकता है क्या, कैसे एक्सप्रेस करेगी? हेलो, बोलो इग्निशिया का एंगर कैसा एक्सप्रेस होगा? वो भी ये करती है प्रज्ञा, भांडे आपटायचे इग्निशिया हाँ भी वो करती है, लेकिन और एक तरीका होता है। हाँ बोलो डिस्कंसर्टेड, ओके। वो एंगर ट्रांसफर विद एक उसमें भी है ना? यस। और हाँ, हाउ कैसा रहेगा, कैसी दिखाएगी? वैशाली मैम के ग्रुप में जो है ना उनको आएगा ये हमको बहुत बार दिखाया मैम ने ना। अश्विनी ने भी तो बहुत बार केसेस में बताया ना इग्नेशिया कैसे एक्सप्रेस करती है एंगर। अरे कितने सारे ग्रुप्स में हुआ है। वो तो चुप करके नहीं बैठ जाती इग्निशिया एंगर टैसिटर्न विद अपना। और नहीं रुका तो वो हाँ बर्तन भी पकड़ेगी। और हाँ, उक्ति मैम ने बोला है वो ऐश ऐश, हाँ स्मोल्डरिंग ऐश। यस, आपको भी देखने का उसके। इसका क्या मतलब हुआ स्मोल्डरिंग ऐश में? इसका क्या मतलब हुआ मैम? बोल प्रज्ञा।
वो जो एक आग रहती है, उसमें जो कोयला होता है, जो जल के गया है अभी, ऊपर से उसके ऐश जमा होती है, लेकिन अंदर से धक धक रहती है। मतलब देखा है क्या आपने कभी वो कोयला, जलता हुआ कोयला? ऊपर हाँ से जी ऐसे हाँ लगता है कि शांत है, अभी जल गया है, मतलब हो गया इसमें के अंदर की आग नहीं है, लेकिन अंदर से आग रहती है। उसको स्मोल्डरिंग ऐश बोलते हैं। ठीक है, थैंक अगर यू उसको मैम। फूंक मारोगे, ऊपर की ऐश निकल जाएगी, तो समझ में आएगा कि उसके अंदर अभी भी आग है। ऐसी इग्नेशिया है। और इग्नेशिया डिफाइंड भी हो जाती है ना, यस पकड़ के भी मार सकती है इग्नेशिया अपनी बेटी को कि मैंने तुझे ये सिखाया था क्या, मोरल्स, है ना। हम्म तो ये इग्नेशिया को वो टाइम पे जब वो डिफाइंड होती है ना, तो वो ये सब नहीं सोचती सोशल पोजीशन का, लोग क्या बोलेंगे, या और कहीं ना इग्नेशिया के केसेस में मैंने देखा है ना, वो ग्रीफ कहीं ना कहीं अपने को दिखता है। अभी जो हमने वीडियो चला है ना, ऑडियो, उसमें आपको कहीं लगा क्या उनको ग्रीफ है? उनके टोन में नहीं लगा ना? हेलो। नहीं हाँ, तो इग्नेशिया का ग्रीफ कहीं ना कहीं हमको दिखता है केस में। और कारसी का तो बहुत कंफ्यूज हुआ था मुझे, कारसी है या स्टैफी है, क्योंकि कारसी भी मुझे ये प्लीजिंग लग रहा था, लेकिन ये प्लीजिंग नहीं था, प्लीज नहीं कर रही थी वो बहू को। अगर प्लीज करते तो रहने दे मैं करती हूँ, हाँ तू बैठ, बच्ची को लेके बैठ, दिन भर काम किया होगा, ये प्लीजिंग है, बराबर है ना। वैसे नहीं कर रही थी वो। क्या कर रही थी, मजबूरी में, तू नहीं कर रही तो बाबा मुझे ही तो करना पड़ेगा, लेकिन गुस्से में काम कर रही थी। कारसी ऐसे नहीं करती, कारसी को प्यार से प्लीजिंग करके करते। बराबर है आशु? हाँ बराबर है ना। और हस्बैंड बोलते ही है ना, कारसी क्या आईपीआर क्या, ऐसे बोलेगा क्या ये गाड़ी का काम नहीं है उसे। मेन तो यही है ना, यही से कारसी हट गई कि कारसी का आईपीआर ऐसे बिल्कुल नहीं बोलेगा कि ये इसे कैदी से कुछ काम नहीं है, क्योंकि प्लीजिंग अगर करती है तो आईपीआर को भी दिखेगा ना वो काम कर रही है। प्यार से कारसी को है। लगेगा, हाँ कारसी को लगेगा कि प्लीज कर रही है, लेकिन आईपीआर को क्या लगेगा, नहीं ये काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो कारसी के आईपीआर उल्टा होगा, वो बोलेंगे बाबा काम मत कर, तू अभी थोड़ी सी शांत बैठ। समझा डिफरेंस? ये हो यस। तो मेरी तरफ से तो बस मैं सिटी की यही है सफिसग्रिया का। एक तो कॉवर्डाइज है कि आप पेशेंट को हमको ये पूछना है डायरेक्टली कि आप बोलते क्यों नहीं है, डोमिनेशन क्यों लेते हैं। कारसी रहेगी तो कारसी कहीं ना कहीं अपने को प्लीजिंग का फील देगी कि नहीं वो मेरे मम्मी पापा है, मैं कैसे बोलूं, या मेरे हस्बैंड है, या फिर बहू है, वो भी तो इतना काम करती है दिन भर, ऐसे कुछ बोलेगी ना। और कॉवर्डाइज के लिए वो बोलेगी कि नहीं मेरी हिम्मत नहीं होती है, वो वापस और गुस्सा करेंगे तो क्या करूंगी, है ना। मतलब वो डरती है अंदर से अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए, वो कॉवर्डाइज है। ये एक सिटी क्यू है। और ये फेम और एम्बिशन तो दोनों में भी है, कारसी में भी है और स्टाफ में भी है। सिर्फ रिएक्शन आफ्टर एंगर है ना, दोनों का डिफरेंट है। एंगर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है केस टेकिंग में, तो वो एंगर से डिफरेंशिएट करने का। टेबल पुशेस अभी इसका ही है ना, स्टेप का ही है ना वो। और एक रुपये, हाँ देखना पड़ेगा, एंगर में ही है ना वो रूबिक पुशेस। हाँ स्टाफ का ही है, सिंगल रेमेडी है, एंगर पुशेस द टेबल अवे। और एक सिंगल रेमेडी, सिंगल नहीं है पर ये एक रूब्रिक मुझे लगा रेट्रो में, मेरे पास रेपर्टरी तो नहीं थी। आंसर अनएबल टू आंसर हर्ट इमोशनली व्हेन, जो हमको लगता है ना इग्नेशिया है, इग्नेशिया है, जब इमोशनली हर्ट होती है ना तभी स्टैफी नहीं बोलती। हेलो। यस यस क्लियर। और राइटेस एंगर है ना ये पेशेंट का, हाँ जैसे देखा जाए। हाँ
मॉडिफिकेशन। हाँ, और एक बात की थी मैंने रडार की नोट्स पढ़े थे, तो वहां पे भी क्लियर कट होता है। आप लोग देखो, स्टाफ का भी पढ़ो और इग्निशिया